तो इस एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां सेन का हाथ यूनर के अरमानों पर चला गया था। यूनर ब्लश करते हुए बोलती है, मास्टर आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। सेन बोलता है, यूनर प्लीज मुझे माफ कर दो। वो बोलती है, मुझे दर्द पसंद नहीं है। सेन बोलता है, मुझे पता है। उनकी इन सब बातों को सुनकर यूनर और जनरल कुछ और ही समझ लेती है। यानतियन ये सब देखकर ब्लश कर रही होती है, जबकि जनरल वहीं पर बहुत गुस्सा हो रही होती है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और गुस्से से चिल्लाते हुए जाने की कोशिश करती है, लेकिन यानतियन उसका मुंह बंद करके नीचे बैठा देती है और बोलती है, जनरल तुम क्या कर रही हो? क्या तुमने वो पुरानी कहावत नहीं सुनी है, हमें दो कपल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए? जनरल बोलती है, ये एक अलग मैटर है, ये शादी से पहले ये काम कर रहे हैं, इससे हर हाईनेस के रिपुटेशन का क्या होगा? यानतियन बोलती है, आवाज कम करो, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रही हो, तुम्हें दूसरों के अफेयर में नहीं पड़ना चाहिए। जैसा कि तुमने अभी सुना, वह एक जेंटल मास्टर है, तुम चिंता मत करो। ये सुन जनरल शांत हो जाती है। यानतियन बोलती है, मुझे बात के लिए इनवाइट करने के लिए थैंक यू जनरल, नहीं तो मैं ये रोमांस सीन कैसे देख पाती, तुमको क्या लगता है? लेकिन जब वो जनरल की ओर देखती है तो वो बहुत उदास होती है, जिसे देख यानतियन अपने मन में सोचती है, ये सही है, हर हाईनेस जनरल के लिए एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, इसलिए हर हाईनेस की प्राइवेट सीन को देखकर जनरल को अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। फिर वो मुस्कुराती है और बोलती है, लेकिन तुम सही हो जनरल, अगर ये कोई और होता तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हर हाईनेस है, हर हाईनेस दुनिया भर में फेमस है, उन्हें बिना कपड़ों के और उनके हाथ पीछे बंधे हुए नहीं पकड़ा जा सकता। जनरल थोड़ा उधर घूमो, चलो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं और अचानक से अपीयर होकर उन्हें इंटरप्ट कर देंगे। तभी उसका ध्यान यूनर की ओर जाता है, जो कि एक अजीब से पोजीशन में होती है, जो देखिए यानतियन हैरान होकर गुस्से चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जनरल इस बार उसका मुंह बंद करके रोकने लगती है और नीचे बैठा के बोलती है, क्या वो तुम ही नहीं हो जिसने मुझे शांत रहने के लिए कहा था? तो अब तुम शोर क्यों मचा रही हो? यानतियन चिल्लाते हुए बोलती है, क्या ये प्योर लव है? वो वास्तव में ऐसा कर सकते हैं, और वो भी बात के अंदर? क्या होगा अगर हर हाईनेस को इस पोजीशन के कारण इन्फेक्शन हो जाए तो? ये सुन जनरल एक अजीब सा फेस बना के बोलती है, हाँ क्या ये इम्पोर्टेंट है? यानतियन बोलती है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता, तुम ये नहीं जानती, लेकिन मैं केवल एक फ्यूचर टेलर से भी अधिक हुआ करती थी, मैं एक हाफ डॉक्टर भी हूँ। पिछले कुछ सालों में ऐसी औरतें रही हैं जो अपनी लापरवाही के कारण बीमार पड़ गई, उन सब की उम्र 28 से 30 के बीच थी। इसके अलावा डीमन सुप्रीम के पास एक्सट्रीमली यंग बॉडी है, जो एक विशाल ईंट के समान ताकत के लिए जाना जाता है। अगर वो केयरफुल नहीं होगी तो हर हाईनेस इंजर्ड हो जाएंगी, और अगर उनमें कुछ और जोड़ देंगे जैसे आंख पे पट्टी और गले में रस्सी। ये सुन के जनरल ब्लश करते हुए बोलती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी यानतियन जनरल का हाथ पकड़ के क्यूट सा फेस बना के बोलती है, इसलिए एक वुमेन होने के नाते हमें एक वुमेन की कठिनाइयों को समझना चाहिए, हमें ना केवल हर हाईनेस के रिपुटेशन की रक्षा करनी चाहिए, बल्कि इससे भी इम्पोर्टेंट उनके हेल्थ की रक्षा करनी चाहिए, हमें एक्सीडेंट के होने से पहले ही रोकना चाहिए। जनरल बोलती है, तुम ठीक कह रही हो। जिसके बाद वो दोनों सामने की ओर देखती हैं और फिर एक दूसरे को देखती हैं और अपने आंखों को बंद करते हुए खिड़की से अंदर कूदते हुए बोलती हैं, हमें माफ करना डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन जब वो सामने देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, जो देखिए दोनों कंफ्यूज होते हुए बोलती है, कहाँ गए वो दोनों? जबकि वहीं उनके पीछे से यूनर उन्हें देख रही होती है और बोलती है, इस सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। प्राइवेटली नहाते समय मैंने कोई बैरियर सेट करने के बारे में सोचा ही नहीं। थैंकफुली टाइम रहते मैंने अपने इनविजिबल स्पेल को एक्टिवेट कर लिया, अब हम शांति से कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने सही कहा ना मास्टर? लेकिन जब वो देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ सैन के बजाय उसकी डोल होती है, जो देखी यूनर गुस्से से चिल्लाती है, फिर से भाग गए। इसके साथ ही सेन को देखते हैं, वो अपने कपड़े पहनते हुए ब्लश करते हुए भाग रहा होता है और मन में बोलता है, ये बहुत क्लोज था। नेक्स्ट सीन में हमें वुजी सेक्ट के आउटर सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां हमेशा की तरह चहल पहल होती है और भीड़ होती है। वहीं हम सेन को देखते हैं, उसके साथ लुओलुओ भी स्क्रॉल से बाहर निकल के मार्केट को देखकर खुश हो रही होती है और बोलती है, वाओ कैंडीज, क्या कोई काइंड मास्टर है जो मेरे लिए कैंडीज खरीद सकता है? सेन बोलता है, यहाँ तक कि तुम्हारे पास कोई फिजिकल बॉडी भी नहीं है तो भी तुम कैंडीज को खाना चाहती हो। लुओलुओ बोलती है, ओह क्या मेरे पास कोई मास्टर नहीं है जो मुझसे ज्यादा प्यार करता हो, भले ही मेरी फिजिकल बॉडी हो या ना हो? वैसे भी हेवनली बुक के कारण बाकी लोग मुझे देख नहीं सकते, इसी वजह से लुओलुओ बाहर आकर घूम रही है। सेन बोलता है, मुझे तुम्हारी परवाह है, लेकिन क्या तुमको मास्टर से बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं है? बात में अगर तुमने मुझे धक्का ना दिया होता तो फिर वो चुप हो जाता है। लुओलुओ बोलती है, अगर मैंने मदद नहीं की होती तो क्या पता मास्टर कब सीनियर सिस्टर को टच कर पाते। सेन बोलता है, ओह बच्चों को एडल्ट के मामलों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ये सुन लुओलुओ अपना मुंह फुला लेती है और बोलती है,
ये बात है, आप 100 सालों से सेकुलेशन में थे, दोनों सीनियर सिस्टर और लुओ अब बच्चे नहीं रहे। आप और सीनियर सिस्टर स्पष्ट रूप से प्यार करते हैं और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, तो आप मुझे छुपते क्यों फिर रहे हैं? मैं सच में इसे समझ नहीं पा रही। सीनियर सिस्टर आपको खा नहीं जाएगी, वो सिर्फ आपसे प्यार करती है। तभी सेन चलते चलते रुक जाता है, जिस कारण लुओ सेन से टकरा जाती है और गुस्सा करते हुए बोलती है, मास्टर क्या आप मेरी बात सुन भी रहे हैं? तभी वो सामने की ओर देखकर हैरान हो जाती है। हमें सामने 2 लड़कियों को दिखाया जाता है। ये वही लड़कियां हैं जिन्हें हमें शुरू के चैप्टर में दिखाया गया था, जो कि फ्लावर ग्रुप की मेंबर हैं और इनका नाम बाईजुई और बाई किंगर है। वहीं बाईजुई की हालत पूरी खराब होती है। तभी बाई किंगर का ध्यान सेन पर जाता है, जिसे देख वो रोते हुए बोलती है, सीनियर सेन मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी सीनियर सिस्टर की हेल्प कीजिए। वहीं इन्हें इस हालत में देख सेन भी हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम तो फ्लावर ग्रुप की मेंबर हो, बाईजुई और बाई किंगर। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सेन बाईजुई को चेक कर रहा होता है और फिर बोलता है, चिंता मत करो, तुम्हारी सीनियर सिस्टर की स्पिरिचुअल एनर्जी और फिजिकल स्ट्रेंथ खत्म होने के कारण बेहोश हो गई है। मैंने अपनी मैजिक का यूज करके उसे भर दिया है, वो जल्दी उठ जाएगी। बाई किंगर बोलती है, आपकी मदद करने के लिए थैंक यू, बिना आपके मदद के पता नहीं मेरी सीनियर सिस्टर का क्या होता है। तभी अचानक से उसके पेट पर से कपड़ा हट जाता है। वहीं उसके पेट पर कुछ निशान होते हैं, जिन्हें देख सेन एक सीरियस सा फेस बना के बोलता है, अभी अभी आते समय मुझे तुम दोनों से मैजिक सील की अजीब सी ओरा का एहसास हुआ, क्या हुआ है मुझे बताओ। वो बोलती है, जैसा कि सीनियर से एक्सपेक्ट था, मैं आपको सच बताने ही वाली थी। सीनियर प्लीज इसे देखिए। और वो अपने शरीर पर बने निशानों को शर्माते हुए दिखाने लगती है, जिसे देख सेन हैरान होकर बोलता है, ये सील क्या ये ब्लड रिवर कल्ट का होली सील नहीं है जिसे मैंने 100 साल पहले मिटा दिया था? क्या तुम लोगों ने अपनी मर्जी से ब्लड रिवर मार्क को एक्सेप्ट कर लिया है? किंगर बोलती है, नो वे, मैं और मेरी सीनियर सिस्टर फ्लावर ग्रुप से हैं और हमने अपने असेंस्टर की शपथ ली है कि हम उन्हें कभी भी धोखा नहीं देंगे या अपना सेक्ट नहीं छोड़ेंगे। सेन बोलता है, तो फिर तुम्हारे शरीर पर ब्लड रिवर कल्ट का मार्क कैसे आया? क्या तुमने उन्हें ज्वाइन किया है? वो बोलती है, इम्पॉसिबल, ये पहली बार था जब मैंने और सीनियर सिस्टर ने माउंटेन पर ट्रेवल किया है। लुओ बोलती है, ओह ये स्ट्रेंज है, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा है। मास्टर क्या ये दोनों लड़कियां स्पाई हो सकती हैं? सेन सोचता है, इन दोनों ने सैकड़ों लोगों के सामने अपना फेस दिखाया है, यदि वो वास्तव में स्पाई होती तो वो वूजी सेक्ट में वापस क्यों आती? सेन बोलता है, जब फ्लावर ग्रुप के मेंबर सेक्ट से बाहर ट्रेवल करते हैं तो उन्हें मास्टर की हैंड राइटिंग ऑर्डर लेना होता है। क्या तुम इस प्रोसेस के दौरान ब्लड रिवर सेक्ट में इन्वॉल्व हुई? किंगर बोलती है, ये कैसे हो सकता है? तभी उसे कुछ याद आता है। वो बोलती है, हम मास्टर के ऑर्डर से कॉन्टिनेंट के सेंट्रल पार्ट में मेडिसिन हर्ब के लिए आए थे। इस ट्रिप के दौरान हम वूजी सेक्ट से गुजरे थे, उस समय हम मुसीबत में थे जिससे आपने हमें बचा लिया था। इसके बाद मेरी सीनियर सिस्टर और मैं ईस्ट की ओर ट्रैवल करने के लिए निकल गए, लेकिन वहाँ के एक विलेज में बहुत से ब्लैक रोब पहने बंदे थे जो कि ब्लड कल्ट के लोग थे। वो लोगों को जबरदस्ती अपने सेक्ट में जोड़ने के लिए उन पर ब्लड पैटर्न का ठप्पा लगा रहे थे, जो बहुत टॉर्चर और पेनफुल जैसा था। उन्होंने 7 साल के बच्चे तक को भी नहीं छोड़ा। जब मैं और मेरी सीनियर सिस्टर विलेजर्स को बचाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे, तब हम पकड़े गए। वो सभी हमारा पीछा करने लगे। उस मुसीबत में मेरी सीनियर सिस्टर ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने मैजिक का यूज किया और एक फाइट के बाद हम उनसे दूर भागने में कामयाब हो गए। लेकिन जब हम खाली एरिया में पहुंचे तो मैंने देखा कि सिस्टर के बॉडी पर ऑलरेडी ब्लड रिवर कल्ट का मार्क लग चुका है। उस दिन फुल मून की रात थी और मेरी सिस्टर इतनी दुखी हुई कि उसने लगभग आत्महत्या कर लिया था। सेक्ट में वापस जाने का रास्ता लंबा था, मेरी कल्टीवेशन का लेवल बहुत कम था और मुझे डर था कि ब्लड रिवर सेक्ट के लोग हमें फिर से परेशान करेंगे। मैं अपनी सिस्टर को वूजी सेक्ट में वापस खींच लाई, इस उम्मीद में कि एम्प्रेस उन लोगों को रोक सकेगी, पर लकली मैं फिर से आपसे मिल गई। सेन बोलता है, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, ट्रैवलिंग के दौरान ऐसे समय भी आएंगे जब तुमको मदद की जरूरत होगी। लेकिन अभी जो तुमने कहा उसके अनुसार सिर्फ तुम्हारी सिस्टर पर ही वो मार्क लगा था, तो फिर तुम्हारे ऊपर ये मार्क कैसे आया? लिंगर बोलती है, कल रात अचानक से मेरे शरीर पर ये मार्क उभर आया, शायद वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। सेन मन में बोलता है, ये ट्रबल समय, ये ब्लड रिवर मार्क ब्लड रिवर कल्ट के लीडर द्वारा लगाया गया रिस्ट्रिक्शन सील है। ये मार्क जिस पर्सन पर लगता है उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी और फिजिकल बॉडी एक्सट्रैक्ट होकर लीडर के बॉडी में गैदर होने लगती है। धीरे धीरे वो पर्सन सूख जाएगा या फिर एक लाश में बदल जाएगा। इस सील को हटाने के लिए इसके कास्टर को मारना होगा। तभी किंगर बोलती है, सीनियर शायद अगली पूर्णिमा तक मैं और मेरी सिस्टर इस ब्लड रिवर मार्क से इफेक्ट हो जाएंगी। पिछली बार हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई थी, लेकिन अगली बार हम अपने फिजिकल बॉडी को खो सकते हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज हमें फ्लावर ग्रुप में ले जाइए ताकि हम अपने घर लौट सकें। मैं आपकी काइंडनेस का बदला नेक्स्ट लाइफ में जरूर चुकाऊंगी। लुओ बोलती है, मैंने ये सीन बहुत बार देखा है। जिसके बाद हम देखते हैं सेन कहीं जा रहा होता है। तभी लुओ बोलती है, मास्टर क्या आप सिटी को छोड़कर खुद उस ब्लड रिवर के बंदे से डील करना चाहते हैं? सेन बोलता है, बिल्कुल, 100 साल पहले भी ब्लड रिवर कल्ट एक इविल कल्ट था। मुझे याद है उनके लीडर का
नाम, तभी लुओलुओ बोलती है ब्लड रिवर एल्डर था। शेन बोलता है सही कहा, लेकिन सेक्ट वार के दौरान मुझे याद है मैंने उसे पहले भी एक बार मार डाला था। लुओलुओ बोलती है तो क्या हुआ, भले ही मैं मर चुकी हूँ पर मैं भी हेवनली बुक के कारण जिंदा हूँ, है ना। ताओइज्म को प्रैक्टिस करने वालों में किसके पास लाइफ सेविंग ट्रिक नहीं होती। लेकिन मास्टर, क्या आपके लिए इस तरह वार में जाना सचमुच ठीक है। शेन बोलता है कल्टिवेटर होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी जो चाहे वो कर सकता है। तुमने अभी अभी सुना कि ब्लड रिवर कल्ट ने एक ऑर्डिनरी विलेज पर हमला किया, क्या मुझे बस खड़ा होकर देखना चाहिए। लुओलुओ बोलती है मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। शेन बोलता है तो तुम क्या कहना चाहती हो। वो बोलती है मैं तो सीनियर सिस्टर की बात कर रही हूँ। फिर वो शेन के सर पर मारकर बोलती है मास्टर, ये बूजी सेक्ट की टेरिटरी है, अगर उस लिटिल गर्ल ने जो कहा वो सच था तो क्या आपको लगता है कि सीनियर सिस्टर को इसके बारे में पता नहीं होगा। ये सुन शेन मन में सोचता है ये सही कह रही है। जब यहाँ तक कि उस लिटिल गर्ल को भी ब्लड रिवर कल्ट के निशान मिल सकते हैं तो यनर की तो बात ही छोड़ दो, वो तो एक एम्प्रेस है, उसे इसके बारे में जरूर पता होगा। फिर वो बोलता है वो हमेशा बुराई से नफरत करती है और डेफिनेटली वो इसे इग्नोर नहीं करेगी। लुओलुओ बोलती है क्या मैंने ये नहीं कहा कि अब हम बच्चे नहीं रहे, ऐसा करने के लिए सीनियर सिस्टर के पास अपने कारण होंगे। मास्टर को अभी ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमें अब क्या करना है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीनियर सिस्टर के साथ इन चीजों की डिस्कस करें। सीनियर सिस्टर डेफिनेटली आपके वापस आने का इंतजार कर रही होगी। तभी शेन लुओलुओ की ओर देखता है और बोलता है ठीक है मैं वापस जा रहा हूँ। वही वो मन में सोच रहा होता है लेकिन अब मैं यनर का सामना कैसे करूंगा। जिसके बाद शेन घर के पास आके दरवाजा नॉक करते हुए यनर को आवाज लगाता है। तभी वो गेट खुलता है और अंदर से बहुत स्मोक निकलता है जो देख शेन पूरा कंफ्यूज होता है। यनर बोलती है मास्टर आप वापस आ गए, नहाने के बाद मुझे बहुत तेज भूख लगी थी इसलिए मैंने कमरे के अंदर ही एक छोटा सा किचन सेट कर लिया, मैंने आपकी फेवरेट फ्राई एग बनाई है। शेन सोच रहा होता है अभी अभी इतना बड़ा हंगामा हुआ था, मैं यूनर का सामना करने से डर रहा था लेकिन वो सिर्फ इस बात को लेकर चिंतित है कि मैं भूखा हूँ या नहीं। इसके बारे में सोचूं तो जब मैंने उस इविल स्पिरिट को देखा था तब यनर ने जनरल के साथ अपना सोल एक्सचेंज किया था और कभी भी मेरी तलाश करने के लिए खुद सिटी को छोड़कर बाहर नहीं गई। सेक्ट में जरूर कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगी जिसने उसे पीछे खींच लिया होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि यूनर को पहले ही ब्लड रिवर कल्ट के निशान मिल गए हो। फिर शेन बोलता है यूनर, तभी यूनर उसे चुप करवा देती है और बोलती है मास्टर क्या पूछना चाहते हैं। यनर को पहले से ही जानती है। मास्टर 100 साल पहले आपने कहा था कि आप चले जाएंगे और आप वास्तव में चले गए थे और मैं बहुत सैड हो गई थी, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। जब मास्टर सर्कुलेशन में चले गए तो मैं उस चट्टान पर गई जहां आपको लगभग हर दिन उस जगह की सफाई करनी होती थी। मुझे उम्मीद थी कि एक दिन आप अपना मन बदलेंगे और सर्कुलेशन से बाहर आकर सेक्ट के साथ फिर से जुड़ेंगे, लेकिन अब आपको सर्कुलेशन में गए 1 महीने से ज्यादा हो गए थे। फिर एक दिन ब्लड रिवर का एंसेस्टर जिसे आपने मार डाला था वो अचानक मेरे सामने अपीयर हो गया। न केवल वो मरा नहीं था बल्कि उसने अपने मैजिक का यूज करके मुझ पर ब्लड रिवर मार्क लगा दिया जिससे मैं कल्ट का फॉरबिडन व्यंजन बन गई। उस समय मैं पहले से ही एक कल्टिवेटर थी इसलिए लॉजिकली मुझे डिसएडवांटेज में होना चाहिए था, लेकिन मुझे इस हद तक सरप्राइज कर दिया था कि मैं मूव तक नहीं कर पा रही थी। सडनली मैंने नोटिस किया उसके हाथ में एक लाल खोपड़ी थी जिस पर ब्लड रिवर की सील लगी हुई थी। वो खोपड़ी न केवल डरावनी लग रही थी बल्कि एक इविल ऑरा भी रिलीज कर रही थी। मैं डिटरमाइंड हो गई थी ये खोपड़ी एबनॉर्मल है इसलिए मैं इसे तोड़ने का ट्राई करने के लिए अपने मैजिक का यूज करने की मौके की तलाश कर रही थी। किसने सोचा होगा कि ब्लड रिवर एल्डर खोपड़ी की रक्षा करने के लिए अपने स्पिरिचुअल फेटस का यूज करके भाग जाएगा। उसके बाद उसकी एक भी न्यूज नहीं आई, मानो जैसे वो अर्थ से गायब हो गया हो। शेन बोलता है लाल खोपड़ी, फिर मन में सोचता है यूनर के अकॉर्डिंग ये खोपड़ी इस बात का रहस्य है कि ब्लड रिवर एल्डर ने कैसे अपनी जान बचाई। क्या ये कल्ट की सेक्रेट ऑब्जेक्ट हो सकती है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मुझे इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी ना पता हो। तभी यूनर बोलती है आई थिंक ये सस्पिशियस है, लेकिन ब्लड रिवर एल्डर उस समय छुपा हुआ था और सेक्ट का रिवाइवल मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, इसलिए मैंने इस मैटर को कुछ समय के लिए अलग रख दिया और सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए जासूसों को मेनलैंड में भेज दिया। तभी शेन बोलता है तभी वूजी सेक्ट के अंदर केओस पैदा होने लगी। ये सुन यूनर हैरान होकर बोलती है मास्टर आपको कैसे पता? शेन बोलता है इसे गेस करना इतना भी मुश्किल नहीं था। उस ब्लड रिवर एल्डर की नजर में तुम मेरी डियर डिसाइपल हो और उसे जितना जल्दी हो सके तुमको मार देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने ब्लड रिवर का सील लगा दिया। वो सील उसके लिए एनर्जी इकट्ठा करने और खुद को कल्टिवेट करने के लिए है। वो शायद उस समय डार्क में कुछ करना चाहता था, क्योंकि वो सीक्रेटली कुछ कर रहा था, इसलिए सिचुएशन जितना ज्यादा चियोटिक होता उसके लिए उतना ही बेहतर होता। उसके
पर्सनैलिटी के अनुसार उसे न्यू मेंबर को रिक्रूट करने के लिए वूजी सेक्ट में अपने फ्लोर बढ़ाना चाहिए था ताकि तुम चाहकर भी कुछ ना कर पाओ। तभी यूनर बोलती है यह पर्याप्त नहीं है। पिछले 10 सालों में वो ब्लड रिवर एल्डर अचानक अपेयर हुआ और उसने मेरे जासूसों को इन्फॉर्मेशन दिया कि वो नॉर्थ में मेंबर को रिक्रूट कर रहा है। यहाँ तक कि उसने स्पिरिट रियल में मेरे कई अच्छे जनरलों को भी मार डाला, जिससे पता चलता है कि उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है और वो लाइफ और डेथ रियल में ब्रेक थ्रू करने वाला है। इस मार्क के कारण वूजी सेक्ट के कई इनोसेंट लोग मारे गए। मैंने पर्सनली कंफर्म किया है ये मार्क बिल्कुल लाल खोपड़ी पर बने पैटर्न जैसा ही है जिसे ब्लड रिवर सील कहते हैं। जब मैंने उसके इरादे का पता लगाया तो पता चला कि उसकी कल्टीवेशन लेवल बिल्कुल भी हाई नहीं है। इसलिए मैंने लोगों को सिटीजन को स्पिरिचुअल मेडिसिन बांटने के लिए भेजा। इसे पीने के बाद आपके ऊपर उस सील के मिलते जुलते मार्क बन जाएंगे, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये उन ब्लड रिवर कल्ट के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए था, लेकिन उन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा फास्ट स्पीड से कल्टीवेट किया। उन्होंने मेरी टैक्टिक्स को समझ लिया और सिटीजन्स का दुरुपयोग करके मुझे सत्ता से हटाने की कोशिश करने लगे। ये सब देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे तभी सेन यूनर का हाथ पकड़ के बोलता है तुम्हें खुद से नफरत होने लगी थी। ये सुन के यूनर हैरान हो जाती है और इमोशनल होते हुए बोलती है मास्टर आप। सेन यूनर के आंसू पहुंचते हुए बोलता है मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ। यूनर ब्लड रिवर का असेंस्टर इविल, क्रूअल और हत्यारा है, फिर भी वो कभी भी किसी से हेड ऑन फाइट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो छिपना चाहे तो उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। अगर हम अभी अटैक करेंगे और सेक्ट के अंदर मौजूद कल्ट के जासूसों को मारेंगे तो ये डेफिनेटली लोगों के बीच दहशत पैदा करेगा, जिससे सिचुएशन और भी ज्यादा क्योटिक हो जाएगी। इससे अपराधियों को पकड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसने तुम्हारा ध्यान भटकाने और लोगों के दिल को विचलित करने के लिए ये न्यूज फैलाया है जिससे तुम गुस्से से अपना आपा खो दो। एक बार जब तुम अपना आपा खो दोगी तो वो अचानक से तुम पर अटैक कर देगा। अगर तुम फ्रंट लाइन पर फोकस करोगे तो वो और भी ज्यादा फॉलोअर गैदर कर लेगा। उसने क्या ही शानदार प्लान बनाया है। अगर हमें पेशेंस नहीं होगा तो हम उसके जाल में फंस जाएंगे। यूनर तुम्हारी अप्रोच बेस्ट चॉइस है, चिंता मत करो। मैं डेफिनेटली उसका सिर काट दूंगा और उसके खून को सैक्रिफाइस के रूप में यूज करूंगा। फिर वो दोनों एक साथ बोलते हैं हमें उसे और उसके फॉलोअर को पकड़ना होगा। यूनर खुश होते हुए बोलती है मैंने आपको ये पहले नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि आप गुस्से में आकर उसे अपने पैरों से क्रश कर देंगे। वो बिल्कुल टीडियो की तरह है जो सिटीजन के पीछे छिप रहा है और आग की तरह लपटे भड़का रहा है। सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की उम्मीद में एक ग्रुप को मार रहा है। इसी के साथ वो सेन को हक करके बोलती है अब जब मुझे पता है कि हम दोनों का प्लान से एक जैसे हैं तो मैं मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं रिलीफ फील कर रही हूँ। सेन बोलता है क्या तुम्हारा मास्टर सचमुच तुम्हारी नजर में इतना लापरवाह है? तुम क्या सोच रही थी? अगर मैं उन फ्लावर सिस्टर से नहीं मिला होता तो कौन जानता कि मुझे इस मामले पर तुमसे बात करने में कितना समय लगता। अगर फ्यूचर में कुछ भी ऐसा होता है तो तुम्हें मुझे बताना होगा। वहीं फ्लावर सिस्टर का नाम सुन के यूनर गुस्से से अपनी बॉडी से एनर्जी निकालने लगती है और बोलती है फ्लावर सिस्टर। साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्से से सेन से बोलती है मास्टर आपको सिटीजन्स की बॉडी पर ब्लड रिवर का मार्क मिला है ना? क्या ये वही फ्लावर ग्रुप की लेडीज हैं जिन्होंने व्हाइट कपड़े पहने हैं, जिन्होंने एक बार हमारे सेक्ट की मदद की थी? सेन घबराते हुए बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये खुद रुसुई नहीं थी, ये उसकी डिसाइपल थी, वो बस बाहर घूमने आई थी। ये सुन के यूनर बहुत गुस्से से एमसी से बोलती है रुसुई आपको उसका पूरा नाम भी याद है, आपका उसके साथ एक गुड रिलेशनशिप है। यूनर को इतने गुस्से में देखकर सेन की फटके चार हो जाती है। वो घबराते हुए बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने पहले एक दूसरे के साथ डुएल किया था। सर्कुलेशन से बाहर आने के बाद मैंने उसे अभी तक नहीं देखा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ये सुन के यूनर शांत हो जाती है और बोलती है सच में? सेन बोलता है तुम्हारी कसम मैं सच बोल रहा हूँ। यूनर बोलती है ठीक है, इस बार मैं आप पर भरोसा करती हूँ। अब से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी और मास्टर भी मुझसे कुछ नहीं छिपाएंगे। सेन बोलता है बेशक मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। साथ ही वो अपने मन में बोलता है मैं बस उसके बड़े होने और होशियार होने के लिए उसकी प्रशंसा करने वाला था, लेकिन मुझे उससे अभी भी एक बच्चे की तरह व्यवहार करने की उम्मीद नहीं थी। फिर सेन बोलता है तो करंट सिचुएशन में तुम क्या करना चाहती हो? तुम अभी मास्टर को बता सकती हो। ये सुन के यूनर मुस्कुराती है और फिर बोलती है वो क्योस चाहते हैं है ना? फिर मैं उन्हें वो दूंगी जो वो चाहते हैं। जैसे कि कहा जाता है लहरें जितनी बड़ी होंगी मछली उतनी ही ऊंची छलांग लगाएगी। इसी के साथ वो सेन के कान में अपना प्लान बताने लगती है, जिसके बाद हमें एक केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहीं ब्लड रिवर असेंस्टर बैठा होता है, वहीं ब्लड रिवर एल्डर बोल रहा होता है ग्रेट असेंस्टर आप सच में एक गॉड की तरह हैं। वूजी सेक्ट की उस वुमेन ने वास्तव में हमारे दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत नहीं की। वो डेफिनेटली ये अनुमान लगाने में सक्षम
सक्षम नहीं होगी कि मैं नॉर्थ में नहीं हूँ। ब्लड रिवर सेस्टर एक मिस्टीरियस से बंदे से बोलता है, तुमको मुझे वुजी सैक तक पहुंचाना है और बदले में मैं तुमको एक अलाय के रूप में देखूंगा। चूंकि हम एक फैमिली है तो एक दूसरे से नफरत क्यों करें। सामने वाला पर्सन बोलता है, क्या ही बकवास है। फिर हमें बताया जाता है 5 साल पहले नॉर्थ पर ब्लड रिवर सेस्टर का कब्जा था। ग्रेट कॉन्टिनेंट में छिपी फोर्सेज ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी थी, लेकिन उन्हें एम्प्रेस द्वारा खुद गैदर की गई सेंट्रल फोर्सेज का डर था। इसके कारण उन सभी अचीवमेंट के बावजूद ब्लड रिवर कल्ट एम्प्रेस के साथ ओपनली फाइट करने की हिम्मत नहीं करेगा। एक बरसात के दिन तक ये दोनों साइड में बैलेंस बना हुआ था, लेकिन उस दिन ब्लड रिवर कल्ट पर एक असैसन ने हमला कर दिया। उस असैसन ने न केवल ब्लड रिवर सेस्टर के ठिकाने को ढूंढ लिया, बल्कि उसने हर एक इलाइट मेंबर का सफाया कर दिया। वो असैसन बहुत तेज से उस पर हमला करके उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो ब्लड रिवर एल्डर पूछता है, तुम कौन हो? वो असैसन बोलती है, मैं स्लैश पर्सन हूँ। इसी के साथ ब्लड रिवर एल्डर का सर धड़ से अलग होकर नीचे गिर जाता है। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आती है। ब्लड रिवर एल्डर बोलता है, तुम वापस आ गई। अगर तुम नॉइज के बारे में कंप्लेन कर रही हो तो एक शब्द और मैं उन सभी को वापस बुला लूंगा। तुमने उस समय जैसी वायलेंस का सहारा क्यों लिया? हालांकि मैं निश्चित रूप से बदलाव के लिए जगह को क्लीन करने में माइंड नहीं करूंगा। इस पर वो असैसन कुछ नहीं बोलती। असेस्टर बोलता है, वुजी सेक्ट में मैंने जो जासूस लगाया है उससे मुझे न्यूज मिला है एम्प्रेस आज रात हेवन और अर्थ रिचुअल आयोजित करने की योजना बना रही है। हेवन और अर्थ रिचुअल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्तियों के स्पेक्चर का यूज करके किसी के बॉडी को वास्तविक रूप में इनहेंस किया जाता है, लेकिन यहाँ तक कि एक छोटी सी भी गलती बैकफ्लो कर सकती है, जिससे न केवल वो दूसरे रियल में ब्रेक थ्रू करने में फेल हो जाएगी, बल्कि इससे उसकी जान भी जा सकती है। वो हम सभी को खत्म करने और हमारी ग्रजेस को हमेशा के लिए दूर करने की प्लानिंग बना रही है, जैसा कि पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे उग्र वुमेन से एक्सपेक्ट की जाती है। फिर भी वो इसमें बहुत जल्दीबाजी कर रही है। मैदान तैयार है, लेकिन इसमें केवल चिंगारी की कमी है। मुझे और ज्यादा बैकअप की आवश्यकता है, जो मेरे साथ वुजी के रैंक में एंटर करेंगे ताकि वो मुझे खुद से सिटी में ले जा सके। तभी वो असैसन अपने पास से एक स्क्रोल निकालती है, जिसे वो दोनों टेलीपोर्ट करके सीधे वुजी सेक्ट के पैलेस के सामने एक माउंटेन पर आ जाते हैं। जो देख ब्लड रिवर सेस्टर खुश होते हुए बोलता है, जैसा कि तुमसे एक्सपेक्ट किया था डियर फ्रेंड, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि तुमसे उम्मीद की थी। एम्प्रेस की सेना उसके पैलेस की ओर जाने वाली सभी चेक पॉइंट पर घाट लगाकर बैठी थी, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम 5 साल पहले एक सीक्रेट पैसेज तैयार कर लोगे जो हमें डायरेक्टली पैलेस में ले जाएगा। अब आओ हम शो का आनंद ले। वो असैसन बोलती है, तुम बहुत शोर करते हो। इसी के साथ हमें पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूनर एम्प्रेस के गेटअप में तैयार हो रही होती है। तभी बाहर से कोई बोलता है, यूनर क्या तुम तैयार हो गई? वो बोलती है, हाँ चलो चलें। जिसके बाद हमें बाईजुई और बाई किंगर को दिखाया जाता है, जहाँ बाईजुई होश में आ गई होती है, जिसे देख बाई किंगर इमोशनल हो जाती है। इसी के साथ हमें सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चारों तरफ सेलिब्रेशन हो रहा होता है, जिसे देख एक छोटी बच्ची अपनी माँ से बोलती है, मोम क्या हो रहा है? क्या वो न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे हैं? उसकी माँ बोलती है, सिली गर्ल, न्यू ईयर स्नोफॉल से पहले नहीं आती। इस पर वो छोटी बच्ची बोलती है, लेकिन रात हो चुकी है, कोई सोने क्यों नहीं जा रहा? उसकी माँ बोलती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें खुद एम्प्रेस ने बुलाया है। वहीं एम्प्रेस के सैनिक आने वाले लोगों को किसी प्रकार का पेपर दे रहे होते हैं, जिसे उस बच्चे की माँ उनसे 2 पेपर लेके एक अपनी बेटी को दे देती है। वो बच्ची इस पेपर को लेके बोलती है, क्या एम्प्रेस भी सोने नहीं जाएगी? उसकी माँ बोलती है, ये सही है, वो इस दिन के लिए इतनी मेहनत कर रही है कि उन्हें नींद भी नहीं आ रही। क्या तुम भी उनकी सबसे बड़ी फैन नहीं हो? ये सुन के वो बच्ची भी बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद उसकी माँ बोलती है, अब हम सभी को उनके लिए प्रेयर करना चाहिए, हम उनकी सफलता और खुशी के अलावा और कुछ नहीं चाहते। जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग एम्प्रेस के लिए प्रेयर करने लगते हैं। इसी के साथ एक घर के ऊपर हमें एक ब्लैक शैडो को दिखाया जाता है, जो कि ब्लड रिवर सेस्टर होता है। वो बोल रहा होता है, ओहो अल्टार सेट हो गया है और अनगिनत सिटीजन अपना ब्लेसिंग देने लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे यूनर हेवन और अर्थ रिचुअल के लिए तैयार है और आसपास पवित्र वस्तुओं को डिटेक्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शानदार, मैंने इमेजिन भी नहीं की थी यूनर ने इस तरह के मामलों में कुछ तैयारी नहीं किया होगा, लेकिन मैं किसी भी चीज के लिए चिंतित नहीं हूँ। इसके बाद हमारे पास डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। एक बार जब वो ब्रेक थ्रू कर लगी तो वो साथ ही वो पीछे मुड़ के बोलता है, इसके बारे में क्या मेरे डियर फ्रेंड? लेकिन उसके पीछे कोई नहीं होता। जो देख वो बोलता है, क्या वो चली गई? मुझे यहाँ लाकर खुद अपना फेस शो नहीं करना चाहती। बहुत अच्छा, मेरी कुछ ब्रेथ तो बचा लो। साथ ही वो अपने मन में बोलता है, एक बार यूनर मेरे हाथ में आ गई तो मैं इस लेन देन का चार्ज बनूंगा। इसी के साथ हम यूनर को देखते हैं, जिसके पैरों के नीचे से बहुत से एनर्जी से बने हाथ निकल के उसके तरफ बढ़ने लगते हैं। साथ ही उसके बॉडी में अजीबोगरीब रिएक्शन होने लगता है, जिससे उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। साथ ही उसके बॉडी से एक एनर्जी वेव निकलती है, जिससे उसके सभी गार्ड उड़कर उससे दूर हो जाती है। एक गार्ड परेशान होते हुए बोलती है, योर हाइनेस, क्या आप ठीक
ठीक है, वहीं हम यूनर को देखते हैं, उसके पूरे बॉडी पर ब्लड रिवर कल्ट का मार्क अपीयर होने लगता है। तभी उसके पीछे ब्लड रिवर सेस्टर आके बोलता है, फाइनली तुम अब मेरी हो यूनर। उसे देख एम्प्रेस के सभी गार्ड अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं, ब्लड रिवर बास्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी उन सभी के ऊपर भी ब्लड रिवर मार्क अपीयर होने लगता है, जिससे देखो हैरान हो जाती है। वो ब्लड रिवर सेस्टर बोलता है, तुम मुझे ग्रेट सेस्टर कहो। जिसके बाद वो बोलता है, यूनर तुम्हारी लाइफ एंड डेथ का रियल अब ब्लड रिवर शील्ड के साथ ब्रांड होगा। वहीं इस चीज से यूनर को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। इसी के साथ वो ब्लड रिवर मार्क की मदद से यूनर की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी खोपड़ी में एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे कि यूनर को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। तभी ब्लड रिवर सेस्टर बहुत हैरान हो जाता है और यूनर को छोड़ देता है, जिससे यूनर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। सेस्टर चिल्लाते हुए बोलता है, आखिरकार क्या चल रहा है, मैंने अभी क्या सेंस किया, क्या इसका मतलब ये है कि हेवन एंड अर्थ रिचुअल बेकार था, इम्पॉसिबल। जब मैंने उस शील को लगाया तो मुझे लाइफ एंड डेथ रियल्म के किसी एनर्जी का एहसास हुआ। क्या वो तभी अपने MC-23 से उसके पीछे अपीयर होके अपना पंच सीधे उसके फेस पर मारता है, जो खा के वो उड़ते हुए एक चट्टान से जाके टकराता है। शेन बोलता है, बहुत लंबे समय बाद मिल रहे हैं। यह बात सुन के वो हैरानी से सामने की ओर देखता है, जहाँ अपना MC फुल एटीट्यूड में खड़ा होता है। उसे देख ब्लड रिवर सेस्टर चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं ये इम्पॉसिबल है। पिछले 100 सालों के दौरान मैंने तुम्हें सर्च किया और मैंने ये कंफर्म किया है कि तुम मर चुके हो। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे कि तुम वापस आ सको। तभी वहाँ यूनर आते हुए बोलती है, इसमें इतना इम्पॉसिबल क्या है। और गाइस जिसे हमने पहले देखा था वो यूनर का पपेट था। शेन यूनर से बोलता है, यूनर तुम कैसा फील कर रही हो। वो बोलती है, जब तक मास्टर मेरे साथ है तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से उस पपेट के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये सुन के ब्लड रिवर सेस्टर हैरान होकर बोलता है, क्या वो तुम नहीं बल्कि तुम्हारा पपेट था। आखिरकार स्कल्प्टिंग डिवाइनिटी रियल्म का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से लाइफ और डेथ रियल्म के पर्सन के ओरा के साथ फोर्ज करके एक पपेट बनाने में सक्षम कैसे हो सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि तुमने पहले ही लाइफ और डेथ रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। शेन बोलता है, तुम अब भी पहले जैसे ही हो। तुम्हारी पर्सनैलिटी को देखते हुए ब्लड रिवर ट्रूप्स के आगे बढ़ने की न्यूज डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। यदि ऐसा है तो डेफिनेटली तुमने कहीं और प्रिपरेशन की प्लान बनाई है और वास्तव में ये एक अच्छा मूव था और तुरंत वुजिस एक्ट के लिए जाना तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प होगा। ये देखते हुए कि यूनर अपने बॉर्डर्स पर कड़ी नजर रख रही है, तुमको उसकी सावधानी पूर्वक नेचर का एडवांटेज उठाने के लिए कुछ करना होगा। इसलिए तुमने एक्सपेक्ट किया था कि जब वो रिचुअल की तैयारी कर रही होगी और ब्रेक थ्रू कर रही होगी तब उसके पास कोई बैकअप नहीं होगा। बाकी तो तुम जानते ही हो कि आगे क्या हुआ। क्या हमारा प्रेडिक्शन करेक्ट था? अगर तुम थोड़ा और अधिक सतर्क होते और आज रात अपना मूव नहीं चलते तो शायद चीजें अलग होती। हालांकि मैंने तुमको खुद को इतनी जल्दी एक्सपोज करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन इससे पहले कि तुम अपना मूव चलते तुमने अपने स्पेल को चिल्ला के खुद को एक्सपोज कर दिया। तुम जैसे किसी व्यक्ति के लिए अपने सभी कार्ड एक साथ टेबल पर रख देना, इसका केवल यही मतलब हो सकता है कि कोई तुम्हारा साथ दे रहा है जिसे तुम अपनी जीत के लिए पूरी तरह से श्योर हो। इसने मुझे फिर से विचार करने पर मजबूर कर दिया। शेन की ये बात सुन के ब्लड रिवर सेस्टर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर शेन से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम बास्टर्ड शेन, कह रहे हो कि मैं अब भी पहले जैसा हूँ, लेकिन क्या तुम भी वैसे ही नहीं हो। 100 साल पहले भी तुमने मेरे प्लान को बर्बाद करके मुझे मरने के कगार पर ले गए थे, फिर भी मैं किसी तरह बचने में कामयाब हो गया था। तो तुम जानना चाहते हो कि मेरा साथ कौन दे रहा है? क्या तुम हम सभी को एक झटके में बाहर लाना चाहते हो? बहुत अच्छा। इसी के साथ वो अपने पास मौजूद खोपड़ी के साथ कुछ करने लगता है और बोलता है, क्या तुम अब भी देखती रहोगी? अगर मुझे कुछ होता है तो हमारा दिल खत्म हो जाएगा, इसलिए किंग ऑफ एसेसन मुझे आके बचाओ। ये सुनते ही वो असेसन अपने स्वॉर्ड के साथ यूनर के पीछे से अटैक कर देती है, जिससे देख यूनर बहुत हैरान हो जाती है। तभी शेन यूनर के सामने आके उसके स्वॉर्ड को अपनी सिंगल हैंड से रोक लेता है। यूनर हैरान होकर बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सेकंड जूनियर सिस्टर है। ये सुन के शेन भी हैरान हो जाता है और फिर हमें इस असेसन के बारे में बताया जाता है। ये शेन की सेकंड डिसाइपल सुरवो है। उसे देख शेन बोलता है, क्या ये सच में तुम हो सुरवो? तुम्हें क्या हुआ है? तभी सुरवो MC से दूर हटके फेस को छुपाने लगती है और कुछ भी नहीं बोलती। ये सब देख ब्लड रिवर सेस्टर हंसते हुए बोलता है, जब तुम ये सारी बकवास कर रहे थे तो क्या तुमने उम्मीद की थी कि कुछ ऐसा होगा? तुम इंतजार करो, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। ये सुन के MC की सटक जाती है और वो ब्लड रिवर सेस्टर पर एक अटैक कर देता है और फिर गुस्से से बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हो। तभी सुरवो शेन पर हमला कर देती है, जो देख यूनर बोलती है, जूनियर सिस्टर ऐसा मत करो। वहीं MC सुरवो के अटैक को डॉज कर लेता है, पर इसे यूनर घायल हो जाती है। तभी सुरवो बोलती है, तुम अपने आप से झूठ क्यों बोल रही हो? तभी MC बहुत गुस्से में उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है, जिसे सेंस कर सुरवो शेन पर अटैक कर देती है, जिसके इम्पैक्ट से वहाँ एक ब्लास्ट होता है। पर वहीं शेन ने बस अपनी 2 उंगली से उसके स्वॉर्ड को ब्लॉक कर दिया होता है और फिर गुस्से से सुरवो से बोलता है, हम एक ही सेक्ट के एक फैमिली की तरह हैं, कारण चाहे जो भी हो
तुमको अपनी सीनियर सिस्टर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। शुरू बोलती है तुम बहुत सिमिलियर हो। इसी के साथ वो एमसी से अपने स्वॉर्ड को छुड़ा के वापस से उस पर अटैक करते हुए बोलती है मैं अपने ब्लेड को तुम पर टेस्ट करूंगी, पर एमसी उसके अटैक को इजीली काउंटर कर लेता है। वहीं उन दोनों को फाइट करता देख यूनर उन्हें रोकते हुए बोलती है मास्टर प्लीज आप दोनों रुक जाइए। जूनियर सिस्टर तुम सिर्फ खुद से झूठ बोल रही हो, ध्यान से देखो ये खुद मास्टर है और तुम हम पर संदेह क्यों कर रही हो। सेन बोलता है यूनर तुम किस बारे में बात कर रही हो। तभी शुरू एमसी के पास से टेलीपोर्ट होके यूनर पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है और साथ ही बोल रही होती है सीनियर सिस्टर आप अपनी लाइफ मुझे दे दीजिए। शुरू का अटैक यूनर को लगने ही वाला होती तभी एमसी तेजी से शुरू पर अटैक करके यूनर को बचा लेता है। जो देख शुरू अपने मन में बोलती है क्या वो बच गई। तभी एमसी एक सीरियस टोन में बोलता है शुरू तुम जिस तरह से मेरे हमलों से बचने में सक्षम हो ये सब शिफ्टिंग मिरर के बदौलत है जो मैंने तुम्हें पहले दिया था। तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या तुम अपने सेक्ट के खिलाफ अपने स्वॉर्ड को उठाना चाहती हो। और एमसी ये सब बेहद गुस्से में बोल रहा होता है। जो देख एक पल के लिए शुरू भी घबरा जाती है और फिर बोलती है तुम मास्टर नहीं हो। सेन बोलता है क्या ऐसा है। साथ ही वो पलक झपकते ही शुरू के पास आ जाता है। जो देख शुरू हैरान होकर मन में बोलती है वो बहुत फास्ट है। साथ ही सेन उस पर अटैक कर देता है और वहां एक जोर से ब्लास्ट होता है। ये सब देखकर यूनर को पास्ट की मेमोरी याद आने लगती है जहां हम देखते हैं यूनर और शुरू एक दूसरे से फाइट कर रही होती है। शुरू यूनर से बोल रही होती है सीनियर सिस्टर आपने मुझे जाने से क्यों रोका। यूनर बोलती है मास्टर अभी जिंदा है, वो सिर्फ स्पेकुलेशन में गए हैं, तुम रूमर्स पर बिलीव मत करो, वो मरे नहीं है। लेकिन शुरू यूनर पर अटैक करते हुए बोलती है झूठ, मैंने अपनी आंखों से उनकी लाश को देखा है, तुम मुझे फूल नहीं बना सकती। यूनर बोलती है इम्पॉसिबल, मैंने भी वो देखा था लेकिन वो सच नहीं है, हमें कोई ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, अगर तुम अभी गई तो तुम उनके ट्रैप में फंस जाओगी। शुरू बोलती है हेवनली कंक्वायरिंग 100, मुझे यकीन है अपराधी का नाम सुन के तुम डर गई होगी लेकिन मैं नहीं डरती, मैं अपने मास्टर का बदला लूंगी। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आती है जहां एमसी और शुरू अभी भी एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। तब यूनर एमसी के सामने आके उसे रोकते हुए बोलती है प्लीज मास्टर मैं आपसे विनती करती हूँ, चलिए पहले सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। तभी अचानक से यूनर के बॉडी में कुछ रिएक्शन होने लगता है और उसके पूरे बॉडी पर ब्लड रिवर कल्ट का मार्क अपीयर होने लगता है और ये सब करने वाला ब्लड रिवर सिस्टर होता है। वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है मैंने इसे कर दिया, अब तुम मेरी हो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें इन दोनों सिस्टर के तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाईजुई कहीं जा रही होती है और बाई किंगर उसके पीछे आते हुए बोल रही होती है सिस्टर आप पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हो, मुझे आपकी देखभाल करने दीजिए। वो बोलती है नहीं तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं पास्ट में तुम्हारे साथ बहुत ढीला रही हूँ और अब तुम हमारे ग्रेट एंसेस्टर की टीचिंग को भूल गई हो। मुझे बताओ उस आदमी द्वारा मुझे बचाने के बाद क्या तुमने उसे हमारे मिशन के बारे में इन्फॉर्म किया। बाई किंगर बोलती है मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकती, हमारा टास्क था हेवनली बुक के मास्टर को ढूंढना और उन्हें प्राइज पोजीशन सौंपना, नहीं तो हमारे 100 फ्लावर ग्रुप को डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ेगा। अगर मैंने ये किसी को बताया हो तो मुझ पे बिजली आके गिरे और मेरी दर्दनाक मौत हो जाए। लेकिन सिस्टर इसका हमारे सीनियर के पास जाने से क्या लेना देना है। तभी बाई किंगर को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। जो देख बाईजुई तेजी से जाकर बाई किंगर को अपने गोद में पकड़ लेती है। वहीं ये सब किंगर के बॉडी पर बने ब्लड रिवर कल्ट के मार्क के वजह से हो रहा होता है। वो दर्द से चिल्लाते हुए बोलती है ये बहुत दर्द कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पूरे बॉडी पर कीड़े रेंग रहे हैं और मुझे काट रहे हैं। ये देख जुई घबराते हुए बोलती है क्या ये ब्लड रिवर मार्क का इफेक्ट है। तभी उसे और भी लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। जो देख उसे भी कुछ समझ नहीं आता और वो सामने की ओर देखती है जहाँ पूरे सिटी के लोगों पर वो मार्क होता है और उन्हें बहुत पेन हो रहा होता है। तभी जुई की बॉडी पर भी वो मार्क अपीयर होने लगता है। जो देख वो अपने मन में बोलती है तो ब्लड सील असेंबल होना स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ हमें यूनर को दिखाया जाता है जहाँ उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। जो देख सेन सीधे ब्लड रिवर सेंटर पर अटैक करने के लिए जाने लगता है लेकिन तभी शुरू उसके सामने आके सेन के अटैक को ब्लो कर लेती है और बोलती है ये हमारे डील में नहीं था। तभी ब्लड रिवर सेंटर शुरू का एक पंच मारता है जिससे वो उड़ते हुए पीछे की ओर फेंक जाती है और फिर वो बोलता है तुम लेट हो शुरू। ब्लड रिवर मार्क ने यूनर की स्पिरिचुअल एनर्जी को मेरे पास एकत्रित कर दिया है और अब मैं लाइफ और डेथ थ्योरम के तीसरे ट्रिबुलेशन पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। जब तक मार्क रहेगा मैं इनविजिबल हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम सील ऑफ हेवन को प्राप्त करने का प्रयास कर रही हो इससे पहले कि मैं यूनर पर अपना हाथ रखूं। अपने चारों ओर देखो, क्या ऐसा लगता है कि हम इक्वल शर्तों पर हैं? नहीं, वास्तव में नेक्स्ट तुम्हारी बारी है। तभी सेन तेजी से आके जोर से अपना किक ब्लड रिवर सेंटर को मारता है जो खा के वो उड़ते हुए पीछे की ओर जाके एक चट्टान से टकराता है और साथ ही चिल्लाता है
तुम सेन बास्टर कहीं के, लेकिन अब कुछ भी मुझे नहीं मार सकता। तुम 100 साल पहले मुझे मारने में फेल हो गए थे और अब तुम उस फेलियर को रिपीट करोगे। साथ ही वो अपनी हड्डी की खोपड़ी को खोल देता है, जिससे यूनर की एनर्जी और भी तेज से उस खोपड़ी में जाने लगती है और उसे और भी ज्यादा पेन होने लगता है। साथ ही ब्लड रिवर सेस्टर बोल रहा होता है, भले ही तुम लाइफ एंड डेथ रियल में हो, लेकिन निश्चित रूप से मेरे जैसे सेम हाइट पर नहीं पहुंचे हो। चाहे तुम कुछ भी अचीव कर लो, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं कर सकते। और अब ब्लड रिवर मार्क अब केवल रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ये एक स्पिरिट इंस्ट्रूमेंट आर्ट है। इस स्पिरिट इंस्ट्रूमेंट से बड़ा कोई होली आर्टिकल्स नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अब तुम सभी मेरे इस इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा बनो। इसी तरह से पूरे कांगेन कॉन्टिनेंट को सेक्रीफाइस करके मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ। इस बार मैं जीत गया। तभी सेन की आवाज आती है, मैं सोच ही रहा था कि तुम्हारे अंदर इतना करेज कहाँ से मिला, तो तुम्हारे पास ये हिम्मत स्पिरिट इंस्ट्रूमेंट से आ रही है। वहीं सेन उसके ऊपर फ्लाई कर रहा होता है और वो बिल्कुल सही सलामत होता है, जो देख ब्लड रिवर सेस्टर बहुत हैरान हो जाता है और साथ ही अपने मन में सोचता है, मेरी होली आर्टिकल ब्लड रिवर मार्क उसे अवॉइड कर रही है। तभी सेन बोलता है, इस मामले में मैं तुम्हारा फादर हूँ। इसी के साथ वो हेवनली बुक का यूज करने लगता है, जो देख ब्लड रिवर सेस्टर की फटके चार हो जाती है। साथ ही वो शोक के साथ घबराते हुए बोलते हैं, क्या हेवनली बुक ने तुमको रिकॉग्नाइज कर लिया? इम्पॉसिबल, यहाँ तक कि मैं हिल भी नहीं सकता। वहीं हम देखते हैं एमसी ने हेवनली बुक की मदद से ब्लड रिवर सेस्टर को पूरी तरह से जकड़ लिया होता है। तभी सेन बोलता है, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा, डेफिनेटली मेरे द्वारा बनाई गई कोई भी चीज अपने क्रिएटर को पहचान लेगी, और मैं उस चीज से बोल रहा हूँ जिसे तुमने अपने हाथ में होल्ड कर रखा है, गद्दार बच्चे। एमसी के इतना बोलते ही खोपड़ी से सभी एनर्जी निकल के वापस सभी लोगों के पास चली जाती है और वो खोपड़ी नॉर्मल होके नीचे गिर जाती है, जिसके बाद सभी लोग धीरे धीरे करके ठीक होने लगते हैं और उनके बॉडी से वो मार गायब होने लगता है। साथ ही वो सूर्य की बॉडी से भी वो मार गायब हो जाता है और यूनर के बॉडी से भी गायब हो जाता है, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने के कारण वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। तभी सेन जाकर उसे अपने गोद में उठा लेता है। वहीं दूसरी ओर ब्लड रिवर सेस्टर घबरा के चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम्हारे कुछ शब्द से इस आर्टिकल ने होली डिवाइनिटी को नकार दिया। मैंने इसके लिए इतना हार्ड वर्क किया था, क्यों मैंने तुम्हारे स्पिरिट इंस्ट्रूमेंट क्रिएटर होने के बारे में एक भी बात क्यों नहीं सुनी? क्या मेरा हार्ड वर्क बेकार था? सेन बोलता है, मेरे पास तुम्हारे लिए दो ऑप्शन है, मैं तुम्हारा मांस तुम्हारे हड्डी से अलग कर दूंगा या मैं तुमको जिंदा उबाल दूं। अब चूज करो, तुम कैसे मरना चाहोगे? तभी ब्लड रिवर सेस्टर अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर लेता है, जो देख सेन बोलता है, छे तुम कभी भी नहीं बदले, यहाँ तक कि थोड़े से भी उस्काने से तुम इसी तरह भड़क उठते हो। और तुम शुरू अपनी सीनियर सिस्टर के डेंजर में होने के बावजूद तुमने अपना ब्लेड दुश्मनों पर चलाने के बजाय अपने ही सीनियर सिस्टर पर चलाने का निर्णय लिया, और इसके लिए मैं तुमको बर्दाश्त नहीं करूंगा। 3 दिन, तुम्हारे पास 3 दिन है, अपने आप को वाइप करो और सेक्ट में लौटो, तुम्हें अपने आप को समझाने का मौका मिलेगा। इतना बोल के वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद सूर्य भी वहां से चली जाती है। वहीं एक चट्टान के पीछे से बाईजू ये सब देख रही होती है और बोलती है, हमने ढूंढ लिया। और यहीं पे इस एपिसोड को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।